हरियाणा में कुछ ऐसे कर्मचारी थे जिनके सपने साकार होते हुए नजर आ रहे थे। उनको लग रहा था कि सरकार ने उनके लिए ऐसा कर दिया कि अब उनकी सरकारी नौकरी पक्की हो गई, लेकिन ये उनके लिए बड़ा सेटबैक है कि उनकी नौकरी पक्के होते होते बेचारी अटक गई। क्योंकि नियम क्या कहते हैं और चीज़ें होनी कैसे चाहिए थी, राजनेता अपने तरीके से आपको समझाते हैं, लेकिन एक जर्नलिस्ट ऐसे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, वो बताएंगे कि आपको लाभ हुआ, नुकसान हुआ और कहाँ चूक हो गई सरकारों से और उसको होना कैसे चाहिए था। ये विशेष बातचीत उन्हीं से करते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी। डॉक्टर साहब जी स्वागत है आपका। पहले तो धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये तो एक बड़ी खुशखबरी थी। इनको लगा कि 1,20,000 लोगों को सरकार ने उनकी जॉब सिक्योरिटी दे दी है और उससे अगर एक परिवार के 4 लोगों को जोड़ा जाए तो लाखों लोग वोट भी आ रही थी। लेकिन असल में मामला बताइए, क्या 1,20,000 की नौकरी सुरक्षित हुई या सब ये चुनावी पैतरे हैं? देखो, जब जॉब सिक्योरिटी देने का अध्यादेश कैबिनेट ने पास किया था, एक तो उसी में बहुत देरी कर दी। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता 6 जून को ख़त्म हो गई थी। 6 जून के तुरंत बाद इस प्रकार के फैसले लिए जाने चाहिए थे जिनको लागू करने में कम से कम 1 से 2 महीने का समय हो, संबंधित विभाग उसको लागू कर सकें। 2014 में भी ऐसे ही किया था कि रेगुलेशन पॉलिसी 2014 के जून में आई थी, उसमें कोई संशोधन करना पड़ा तो 10-11 जुलाई के आसपास उसकी अमेंडमेंट कर दी थी जारी। फिर भी कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे थे, केवल 4,500 कर्मचारी ही रेगुलर हो पाए थे। बहुत सारे कर्मचारी ऐसे थे जिनको डिपार्टमेंटों ने चिट्ठी जारी नहीं की, आचार संहिता लग गई और वो आज तक वो पक्के नहीं हो पाए। आज तक वो कच्चे के कच्चे ही हैं। वो सुप्रीम कोर्ट तक तो वो लोगों का केस जा रहा है जो पक्के हुए थे सिर्फ। तो इस सरकार ने अध्यादेश को मंजूरी देने में 7 या 8 अगस्त को जो कैबिनेट मंजूर हुई थी, उसमें मंजूरी दी अध्यादेश को। फिर उसमें कुछ 2-3-4 दिन उसको संशोधन करने में लग गए। फिर उसको राज्यपाल के पास भेजा। राज्यपाल के साइन करने के बाद 14 अगस्त 2024 की शाम को 7:30 बजे वो नोटिफाई हो पाया। 15 अगस्त की छुट्टी थी। 16 अगस्त को 3 बजे आचार संहिता लगी। तो अभी तक उसको जो इम्प्लीमेंट करने के निर्देश देने थे चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से कि ये इम्प्लीमेंट, एक अध्यादेश तो होगा, बहुत मोटा मोटा रूप होता है कि 5 साल से ऊपर के ज़्यादा जितने भी लोग हैं डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्चुअल लगे हैं, किसी भी रूप से लगे हों, बोर्ड में, कॉर्पोरेशन में या अन्य ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैट्यूटरी हैं उनमें बने लगे हुए हैं कर्मचारी, उनको जॉब सिक्योरिटी देनी थी। बेसिक पे उस न्यूनतम कम समकक्ष जो उसका पद है उसके अनुसार देना था, प्लस 5, 8 और 10 साल के अनुसार 5%, 10%, 15% का उस बेसिक का उनको और इंक्रीज देना था जो उन्होंने सर्विस दे दी है। लेकिन ज़्यादा उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना था, 5 साल कैसे कवर करने थे, कैसे कैलकुलेशन करनी थी, इसके लिए एक निर्देश जारी करने थे चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ने, जो अभी तक जारी नहीं हुए थे। अब क्योंकि आचार संहिता लग गई है, उसकी भी क्लैरिफिकेशन अभी निर्देश जारी नहीं हुए हैं। अगर निर्देश जारी करने पड़ेंगे, पहले भारत निर्वाचन आयोग से उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। ऐसी इन जॉब सिक्योरिटी को अगर देना है इन कर्मचारियों को, तो उसके लिए भी उनको ये बताना पड़ेगा चुनाव आयोग को कि जी हमने फैसला कर दिया था, नोटिफाई 14 अगस्त को हो गया था, हमें ये इसकी अनुमति दे दो। अगर चुनाव आयोग अनुमति दे देता है तो इन लोगों को जॉब सिक्योरिटी देने के आदेश का पत्र जो जारी करना डिपार्टमेंट का, वो कुछ कर पाएंगे, अन्यथा कुछ नहीं होगा। एक सबसे बड़ा सेटबैक ये लगा। दूसरा सेटबैक ये लगा कि आज कैबिनेट के अंदर कुछ और जो एक्सटेंशन लेक्चरार्स थे सरकारी कॉलेज के 14-1500 वो हैं, कुछ पॉलिटेक्निक्स के अंदर भी हैं उसी कैटेगरी के अंदर, उन लोगों के लिए भी अध्यादेश लेके आना था, पर क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो अध्यादेश नहीं आ पाया। उसको भी उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग को भेजेंगे। सामान्यतः जनरल, जबकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा होता है तो भारत निर्वाचन आयोग सामान्यतः इमरजेंसी केसेस को छोड़ के कि आग लग गई है, बाढ़ आ गई है, कोई क्लैप्स हो गया है, कुछ हो गया, तो वहाँ पर कुछ इमीडिएटली राहत देने के लिए भारत निर्वाचन आयोग शर्तों में छूट देके राज्य सरकारों को अनुमति दे देता है सामान्यतः। पर नौकरी देने के मामले में, रेगुलर जॉब का मामले में उन्होंने थोड़ा सा एक लेक्चर ये दे रखा है कि अगर HPSC या HSC जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो पहले से चल रही प्रक्रिया का अगर कोई रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है तो अपॉइंटमेंट्स का उसमें किया जा सकता है, ऐसा उसमें लिख रखा है। सामान्यतः अधिकारी वो भी नहीं करते हैं। 2004 का दिसंबर 15 का एक वाक़या सब लोगों को याद होगा। SCS का रिजल्ट HPSC ने रात को जारी किया था। सेक्टर 17 चंडीगढ़ में ऑफिस के बाहर लिस्टें लगा दी थी, जब वो नेट वगैरह नहीं था, वेबसाइट टाइप का नहीं होता था। लेकिन उस वक्त की जो CEO थी हरियाणा की, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी और ये कहा कि इनकी कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, और सरकार नियुक्ति नहीं दे पाई।
5 मार्च 2005 को सरकार बदल गई, कांग्रेस की सरकार आ गई। उस सरकार ने उन जो न्यू सिलेक्शन लिस्ट में SCS अफसर थे 80, उनको दी नहीं नियुक्ति। अल्टीमेटली वो धक्के खाते रहे, कोर्ट में गए, उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा कि सरकार का अधिकार है नियुक्ति देना, चयन होना अधिकार नहीं है। तो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि नियुक्ति देने का मामले में भारत निर्वाचन आयोग भी बहुत ज़्यादा टाइट रहता है। और ये तो 1,20,000 लोगों को जॉब सिक्योरिटी का चिट्ठी देना था डिपार्टमेंट्स ने। अब जो मुझे लगता है कि अगर अनुमति दे दें भारत निर्वाचन आयोग तो जॉब सिक्योरिटी मिल सकती है, अन्यथा ये अध्यादेश का अध्यादेश पड़ा रहेगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। नहीं, कहते कि अध्यादेश के बाद आपको विधानसभा में लाना भी पड़ता बिल, तभी इसको मंजूरी मानी जाती है प्रारूप से। तो आपको लगता है कि इसका वाकई बिल लाने की ज़रूरत थी, और या इसको कैसे वो मॉडिफाई करके मतलब राहत पहुंचा सकते थे, और कहाँ इनसे चूक हुई? अध्यादेश कोई भी जारी किया जाए, वो जब जारी किया जाता है जब लोकसभा या विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्य सरकार को लगता है कि ये कानून बनाना बहुत ज़रूरी है, इमरजेंसी में ज़रूरी है, तो कैबिनेट भी एक छोटा स्वरूप होता है विधानसभा का, तो या लोकसभा में केंद्रीय मंत्री चल रहा है, वो एक उस अध्यादेश को इसलिए बोलते हैं कि वो एक्ट है, क्योंकि बिल विधानसभा में या लोकसभा में पेश होता है, यहाँ पर जब लेके आते हैं उसको ऑर्डिनेंस के रूप में लेके आते हैं, है वो एक्ट ही। उसकी 6 महीने की अवधि होती है, कोई भी ऑर्डिनेंस जारी हो उसकी 6 महीने की अवधि होती है। 6 महीने के अंदर उसको या तो लोकसभा में, अगर वो लोकसभा केंद्र का है, और या राज्य की विधानसभा में अगर राज्य विधानसभा का है, उसको बिल के रूप में पास करवाना पड़ता है, और उस बिल को फिर राज्यपाल जब साइन कर देंगे तो वो परमानेंट एक्ट का रूप लेगा। अन्यथा अध्यादेश की अवधि 6 महीने है। अगर वो इसी विधानसभा में वो बिल के रूप में ना लेके आए तो 6 महीने बाद उसकी खत्म हो जाएगी अवधि, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगी। एक बात और सर, खासकर 1,20,000 लोगों को जॉब सिक्योरिटी देने का मामला है, तो आपको लगता नहीं कि इसको तो विपक्ष लेके हंगामा करेगा कि अगर चुनाव आयोग ने मान ली इनको मंजूरी दे दी तो कहेगा कि सीधे सीधे कहीं ना कहीं इनके वोटरों को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो? मुझे जो मेरा अब तक का जो अनुभव है, भारत निर्वाचन आयोग नौकरियों के मामले में सामान्यतः अनुमति देता नहीं है। ये तो फिर भी 1,20,000 है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार के पास एक गलती काम हुई। सरकार के पास एक गलती हुई कि ये जो काम 14 अगस्त को हुआ है, ये 14 जून को होना चाहिए था। 1 से 2 महीने तो अधिकारी ही टाइम ले लेते हैं कि उनकी वेरीफाई करने के लिए, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए, अगर उनको जॉब सिक्योरिटी देनी भी थी। हालांकि इस जॉब सिक्योरिटी के अध्यादेश से जो कर्मचारियों को लाभान्वित होना था वो भी खुश नहीं हुए। वो इसलिए खुश नहीं हुए, उनका कहना था कि ना तो हमारी प्रमोशन होनी है, ना हमें DA दिया, DA जीरो से शुरू किया, जो आगे बढ़ना था जीरो उतना DA मिलना था, ना उनको पेंशन जो वर्तमान पेंशन थी सिर्फ वही मिलनी थी, अन्य लाभ भी नहीं मिलने थे। तो वैसे ही वो तो कहते थे हमें उन समकक्ष जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनके समकक्ष ही सारी सुविधाएं, वेतन, DA, अन्य भत्ते सारे मिलने चाहिए थे। एक मेरा सवाल है बीच में, कुछ कर्मचारियों का मेरे पास भी मैसेज आया, वो कह रहे थे कि हम 10 साल से काम कर रहे हैं, उससे अधिक हमारी जो वेतन आज की स्थिति में है, अगर हमें जॉब सिक्योरिटी का लाभ मिलता तो हमारा तो वेतन फिर बहुत कम आ जाएगा। नहीं, ये कुछ कर्मचारियों को कन्फ्यूजन था, वो ऑर्डिनेंस पढ़ लें। 14 अगस्त 2024 का जो राज्यपाल के साइन होने के बाद ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, उसमें पे प्रोटेक्ट की गई है। अगर किसी कर्मचारी को आज की डेट में 45,000 रुपये का वेतन मिल रहा है और जॉब सिक्योरिटी मिलने के बाद उसको 35,000 रुपये का उसका तय होता, तो उसको 45,000 रुपये मिलेंगे, ना कि 35,000। अगर किसी को आज 24,000 मिल रहे हैं और नए जो जॉब सिक्योरिटी के बाद उसको 35,000 रुपये उसके तय होते हैं, तो उसको 35,000 रुपये मिलने थे। तो ये कन्फ्यूज़न कुछ लोगों को या तो पढ़ने में रहा होगा, या जो मैं मानता हूँ ये कन्फ्यूज़न क्यों हुआ कि जब कैबिनेट के अंदर अध्यादेश को लेके गए थे एजेंडे के रूप में, वो वायरल हो गया था, जबकि उस पर डिस्कशन करने के बाद पे प्रोटेक्ट की गई थी कैबिनेट के अंदर, और इसलिए वो ऑर्डिनेंस को सुधरे रूप में आया। तो लोगों ने उसको पढ़ा था, उसमें वो गेस्ट टीचर एक्ट जो बना था सिक्योरिटी वाला, उसी के मुताबिक उसमें लिखा था कि न्यूनतम वेतन से ज़्यादा उसका किसी भी रूप में ज़्यादा नहीं होगा। तो उससे ये मायना लोगों ने निकाला कि हाँ, हमारी कहीं ज़्यादा तनख्वाह से कम ना हो जाए। एक सवाल और इसमें खड़ा होता है, जो ठेकेदारों के बंदे, जो ठेकेदार उन्होंने भर्ती कर रखे थे, उनके आदमियों को HKRN में ट्रांसफ़र किया गया, और इस बात को लेकर के कई लोग मन में है कि हम कोर्ट जाएंगे कि भाई ये तो बैकडोर एंट्री है। ऐसा तो है नहीं कि ठेकेदारों ने कोई पारदर्शिता से एग्जाम थोड़े कराया और सरकार ने उनको HKRN में रख लिया और HKRN में अब उनको जॉब सिक्योरिटी दे दी। तो वो जो आदमी डिवाइड ठेकेदार थ्रू लगे थे, तो ये लेकर के कन्फ्यूजन है कहीं हाई कोर्ट में चला जाए, वहाँ पर इसको चैलेंज हो जाए। आपके नज़रिए से कैसे देखते हैं? कोई भी
एक्ट या कोई भी पॉलिसी जब सरकार बनाती है, किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में जाने का अधिकार है जो उससे प्रभावित हो रहा हो। 2014 में कांग्रेस सरकार जो रेगुलेशन पॉलिसी लेके आई थी, उनको भी चुनौती दी गई थी, जिसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, जिस पे अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को दिया, जिस पे अब उसको अंतिम चरण में सुनवाई पे आ गया। 2 उसकी सुनवाई हो गई, अभी 21 अगस्त को उसकी फाइनल सुनवाई है। उन पॉलिसीज के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा क्या ये सही थी या नहीं थी। तो इसी तरह जॉब सिक्योरिटी एक्ट जो लेके आए हैं, अगर ये कल को बीजेपी सरकार रिपीट होती है और वो विधानसभा में इसको विधेयक के रूप में लेके आती है, तो इस एक्ट को भी, हालांकि इस अध्यादेश को भी अभी भी कोई चुनौती दे सकता है, क्योंकि अभी तो इन फोर्स आ गया, वो भले ही उसका बेनिफिट नहीं मिला हो कुछ कर्मचारियों को, लेकिन आज की डेट में नोटिफाई होने के बाद वो एक्ट बन गया है। उस एक्ट को कोई भी चुनौती दे सकता है। जो आधार आप बता रहे हो कि कुछ लोग कर्मचारी कह रहे हैं कि इस आधार को लेकर, सामान्यतः ये आधार लेकर ही उसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। लेकिन ये कोर्ट ने देखना है कि जैसे रेगुलेशन पॉलिसी रद्द कर दी, तो वो कोर्ट ने देखना है कि क्या ये एक्ट सही है या नहीं है। हाँ, गेस्ट टीचर्स के मामले में भी उनको सुप्रीम कोर्ट ने बाहर करने का हुक्म सुना दिया था। 31 मार्च 2012 का फैसला है, कोर्ट ने बोला 31/12/2012 को ये लोग बाहर हो जाने चाहिए। तब बाहर नहीं किए थे सरकार ने। 2014 में जब बीजेपी सरकार आई तो इन्होंने उनको कहा हम रेगुलर करेंगे, लेकिन रेगुलर कर नहीं सकते थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियुक्ति को सही नहीं माना था। तो ये गेस्ट टीचर का जॉब सिक्योरिटी एक्ट लेके आए थे, जो आज तक इंटैक्ट है, और उसको कोई चुनौती तो दी शायद उसको भी, वो मुझे ज़्यादा उसके अपडेट नहीं पता, लेकिन वो आज भी इंटैक्ट है। उसको कोई, वो आज जॉब पे बने हुए हैं। कुछ लोग 58 साल की उम्र पूरी होने पर रिटायर भी हो गए हैं। तो एक्ट के रूप में लेके आने पर उसकी संवैधानिक एंगल देखा जाता है कोर्ट के पास कि ये उसके एंगल पे सही उतरता है नहीं उतरता। पॉलिसीज को चैलेंज करना बहुत आसान है, स्टक डाउन करना। तो इस एक्ट को भी कोई चैलेंज तो कर सकते हैं। मेरा एक सवाल और सर, आज भी जैसे टीचरों की बात रखी इन्होंने कि भाई हम इन टीचरों को शामिल कर रहे हैं, आप इसको चुनावी फैसला देखते हैं आपके नज़रिए से, या वाकई इनको कुछ भला मिलने वाला है? जो आज कहा है कि हम जितने NHM के लोग हैं, जितने कुछ और 2 राइट्स का है, कुछ और लोगों के बारे में बोला उन्होंने, ये तो टोटल बगल, मतलब जो सरकार है उसको भी पता है कि आज कैबिनेट ही फैसला नहीं कर पाती उसके बारे में। चुनाव आयोग को अनुमति के लिए भेज रहे हैं कि जी हम ये बेनिफिट देना चाहते हैं, हमें अनुमति दे दो, उसके बाद कैबिनेट में लेके आएंगे। चुनाव आयोग कहाँ ऐसे से अनुमति देता है? उसने बड़ा स्पष्ट लिख रखा है, मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। उसमें लिख रखा है स्पष्ट, नियुक्तियों के मामले में स्पेशल, और इरेगुलर जो मतलब कच्ची नौकरियों के बारे में तो वो है ही बिल्कुल ही क्लियर, उसमें तो उनका कोई इशू ही नहीं है। लेकिन जो इन्होंने लिख रखा है, रेगुलर रिक्रूटमेंट ऑब्लिक अपॉइंटमेंट और प्रमोशंस थ्रू द UPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो HPSC जिसको बोल रहा हूँ, आर द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो HSC जो मैंने पहले बोला है, और एनी अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जो वैधानिक तौर पे गठित है, किसी को भी वैधानिक दर्जा दे सकते हैं, कैन कंटिन्यू रिक्रूटमेंट थ्रू नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज विल रिक्वायर प्रायर। जो HPSC HSC स्टैट्यूटरी बॉडी अपनी रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट जारी रख सकती हैं, लेकिन जो दूसरी बॉडीज हैं उनको पहले वहाँ लेना पड़ेगा अनुमति। तो जितनी भी ये अनुमति चुनाव आयोग से मांगी जाएंगी, जनरली मैंने ये देखा है 99% चुनाव आयोग अनुमति देता नहीं है। अभी राज्य सरकार को तत्काल रूप से अध्यादेश भेजकर ये बोलना चाहिए कि हम पहले फैसला कर चुके थे, हमें इसकी अनुमति दें, हमने इतने हमारे कर्मचारियों को इसका जॉब सिक्योरिटी का पैदा होना है। वो चुनाव आयोग अनुमति दे देगा तो बेनिफिट हो जाएगा, अन्यथा नहीं। मेरा एक अंतिम सवाल सर, कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से सवाल किया गया, आपने भी पूछा था कि HKRN को लेकर के उनका क्या स्टैंड है, क्योंकि उन्होंने बहुत बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम इसको कैंसिल करेंगे, हम इन चीज़ों को आगे नहीं करेंगे, क्योंकि वो मानते हैं कि इसमें तमाम प्रकार के जातीय आरक्षण नहीं मिले और भी चीज़ें मिले। आप उनके फैसले को ओवरऑल कैसे लेते हैं और उसका क्या असर मानते हैं हरियाणा की राजनीति? देखो, मुझे जो लगता है, अभी जब सत्ता से आदमी बाहर होता है तो बहुत सारी तकनीकी पहलुओं की जानकारी उन्हें नहीं होती है। भले ही वो 10 साल चीफ मिनिस्टर रही हैं, लेकिन आज उनको, मुझे लगता है, या उनकी जो टीम है वो शायद उतना बताने में सफल नहीं हुई है कि HKRN का गठन कैसे हुआ, इसमें हुआ क्या है, कैसे कैसे लोग गए हैं। HKRN को उन्होंने कह रखा कि हम इसको रद्द कर देंगे। वो राज्य सरकारों को अपना अधिकार है कि जो अगर हमने कोई गठन किया है तो उसको रद्द भी कर सकती है, हर राज्य सरकार को अधिकार है। लेकिन ये जो लोग
पार्ट 1 में जो लगे थे ठेकेदारों के थ्रू, जो हमारी सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं जिसको बोलते हैं टेक्निकल, उनके थ्रू लगे थे HKR में, तो वो कर्मचारी भी पोर्ट कर दिया इस सरकार ने जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे थे। आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 वैसी ही है कि एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, इंटरव्यू होते हैं, उनका सिलेक्शन होने के बाद उनको पार्ट 2 में स्वीकृत पदों पर नियुक्ति दी जाती है, उन लोगों को भी उन्होंने पोर्ट कर दिया। तो वो एक टेक्निकल पार्ट रहेगा जब वो सरकार अगर उनकी आती है, तो बहुत सारे मामलों में, जैसे परिवार पहचान पत्र के मामले में मेरा तो ये मानना है कि उसमें इतना सारा जानकारी है कि अगर उनके जो PSCM या जो और उनके अधिकारी उनको बताएंगे कि इसमें इतना डाटा पड़ा है, तो मुझे लगता है परिवार पहचान पत्र भी कहीं वो रद्द ना कर पाए। जिस जातिगत आरक्षण की वो लोग बात कर रहे थे कि जातिगत आंकड़े होने चाहिए, वो हिसाब से ऑलरेडी है, आधे से ज्यादा और करंट डाटा है, सारा का सारा करंट है वो। तो जब सरकारें सत्ता में आती हैं पार्टी, तो उस वक्त के माहौल के मुताबिक देखते हैं कि कौन सा, इसलिए उन्होंने अब अपनी स्टेटमेंट को ये कह के कहा कि जो जनता के हित में पोर्टल जरूरी होंगे उनको रख के बाकियों को रद्द करेंगे। तो HKR का भी पॉलिटिकल फैसला है, वो सरकारों को अधिकार है करने का। लेकिन नफा नुकसान देख रहे हैं, नफा नुकसान अगर 1,40,000 के आसपास कर्मचारी HKR में है, या 1,20,000 के आसपास, या 26,000 जो भी है उसका डाटा, उन कर्मचारियों के बारे में उस सरकार को फैसला करना पड़ेगा कि वापस HKR को बंद कर देते हैं, वापस उन डिपार्टमेंट में जहां वो काम करे वहीं काम करते रहेंगे, लेकिन उनको फैसला करना पड़ेगा। HKR भले बंद कर दो तो वो डिपार्टमेंट रखा था उनको। इतने कर्मचारियों को बाहर निकालना एक लाइन से, एक कलम से बहुत मुश्किल है किसी सरकार के लिए। इसलिए इस सरकार ने ऐतिहासिक फैसला किया था जॉब सिक्योरिटी का, जो आपने सवाल पूछा था। कोई सरकार आज तक, हरियाणा के 66 से सरकार चल रही है, कोई इतना बड़ा फैसला नहीं कर पाई, लेकिन इनका फैसला, वो फैसला धरातल पे आने के से पहले ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लगी है, तो वो फैसला लागू होने में थोड़ा सा अगर हो सके तो, जो मुझे लगता है अगर ये इतना चुनाव में परसिस्ट करें, वहाँ कहें बहुत जरूरी था, ये हमने फैसला कर दिया था, ये कर दिया था, और वो अनुमति मिल जाए तो बेनिफिट मिल सकता है, अन्यथा तो इनको अब नई सरकार के इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके राजनेता ऐसे हैं जो वो अपने राज के बारे में सोचते हैं और उस राज में कहीं ना कहीं उनकी जो एक शब्द है नेतागिरी वो जरूर डाल देते हैं। अगर वो वाकई दिल से आपके लिए फैसला लें और चाहें कि आपका भला हो तो उसको कोई कर रोक नहीं सकता। और जाहिर तौर पर जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर ये फैसला 2 महीने पहले लेते तो एग्जीक्यूशन करने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि चुनाव को देखते हुए फैसला लिया और शायद मुख्यमंत्री नायब सैनी को ये भी नहीं समझ में आया कि चुनाव की घोषणा कब होगी, और उनके हाथ से बहुत से बड़े ऐसे मौके थे जो चूक गए। और जाहिर तौर पे अब वो कर्मचारी अधर में है कि उनके साथ क्या होगा। लेकिन आपने पूरी डिटेल में बात सुनी और आप समझ गए होंगे कि आपके साथ क्या हुआ है, और जो आपके मन में सवाल थे वो सारे सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे। कुमार रमेश, चंडीगढ़।